सो बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने तीन पार्ट्स के बारे में आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स, दूसरी होती है ई एंड जेड फॉर्म्स, तीसरी होती है सिन एंड एंटी फॉर्म्स। ठीक, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स, सिस एंड ट्रांस सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस और ट्रांस सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देखो बेटे, सबसे पहली बात, सिस एंड ट्रांस होता कब है इसकी पहले हम पढ़ेंगे कंडीशन। कंडीशंस कहां पे सिस एंड ट्रांस हो सकता है, कंडीशंस। देखो बेटा, सिस एंड ट्रांस तब होता है जब हमारे पास जो फ्रोजन का फ्रोजन कार्बन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डबल बॉन्डेड है, यहां जो रिंग का कार्बन है उसको हम स्टीरियो कार्बन बोलते हैं। तो स्टीरियो कार्बन पे यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप लगे होंगे, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी रहती है सिस एंड ट्रांस में। लेकिन अगर दोनों फ्रोजन कार्बन के चारों ग्रुप में से ऐसा हो, जो ग्रुप हमारे पास एक साइड है वही ग्रुप दूसरी साइड है, यानी सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द फ्रोजन कार्बन्स, तो सिस एंड ट्रांस होता है। यानी पहली कंडीशन हम ये बोल सकते हैं, सेम ग्रुप्स और एटम्स must be joined to frozen carbons। जो फ्रोजन कार्बन्स हैं, ठीक है जी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है या रिंग वाले कार्बन है, उस पे हमारे पास जो ग्रुप्स हैं दोनों साइड वो सेम हो। यानी कि अगर मान लो यहां पे मेरे पास ए है और यहां पे बी है, तो बेटे यहां पे भी हमारे पास ए होना चाहिए और यहां पे भी बी होना चाहिए। ठीक, जैसे साइकिल की बात करें तो साइकिल में बेटे हमारे पास ये एक साइकिल है, यहां पे अगर ए है यहां बी है, तो बेटे यहां पे भी ए होना चाहिए और यहां भी बी होना चाहिए, तब सिस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लियर? या फिर ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट वन ग्रुप और एटम must be same in two frozen carbons। बेटे यहां पे फ्रोजन कार्बन को मैंने एक नाम आपको दिया है जिसको बोलते हैं स्टीरियो कार्बन। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो कार्बन्स, क्योंकि इसके वजह से ही हमारे पास ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हुआ है। ठीक है जी। जैसे कि बेटे हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये दो कार्बन है, अब यहां पे ए है यहां पे बी है, यहां मान लो सी है, पर यहां ए ही रहना चाहिए। कम से कम एक ग्रुप दोनों कार्बन पे सेम होने चाहिए। दोनों हो तब भी चलेगा, पर कम से कम एक ग्रुप का सेम होना जरूरी है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस फॉर्म आती है। ये तो हमने पहले ही क्लियर किया था जीआई करवाते हुए कि हमारे पास ये दो ग्रुप ये डिफरेंट होने चाहिए, एक कार्बन पे लगे हुए ग्रुप हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, बट दो स्टीरियो कार्बन पे एटलीस्ट एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, तो सिस एंड ट्रांस हम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात है कि सिस एंड ट्रांस लिखते कैसे हैं। बेटा देखो, अगर पहली बात, इफ same groups are on same side, then configuration is called as to be
configuration is called as, then configuration is called as cis form. ठीक, और अगर if same groups are opposite, groups are opposite, then it is called as, then it is called as ट्रांसफॉर्म. तो हम उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास यहां C डबल बॉन्ड C है, यहां A है, यहां B है, और यहां पे भी A है, यहां पे भी B है, तो बेटा देखो सेम ग्रुप एक ही साइड को आ गए हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे सिस फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज सिस फॉर्म. Whereas अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है C डबल बॉन्ड C, यहां A है, यहां A है, यहां B है, और यहां B है, यानी सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म. तो ये सिस हो गई, ये ट्रांस हो गई. अगर सेम ग्रुप एक ही साइड पे होते हैं तो सिस फॉर्म होती है, एक दूसरे से ऑपोजिट दिखते हैं तो ट्रांसफॉर्म होती है. जैसे बेटा मैंने आपको बताया एटलीस्ट एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए. मान लो हमने कुछ ऐसा ले लिया, यहां H, यहां पर H, यहां Br, यहां CH3. अब आप देख रहे हैं इसमें एक ही ग्रुप सेम है दोनों स्टीरियो कार्बन्स पे, वो है H, और दोनों सेम साइड पे हैं. सेम साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप सिस फॉर्म बोलेंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज सिस फॉर्म. और वहीं पर अगर ये ऐसा होता, यहां H होता, यहां CH3 होता, यहां H होता, यहां Br होता, अभी सेम ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं बेटा, so then it is called as to be transform. फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. तो उम्मीद करता हूं सिस एंड ट्रांस दोनों समझ में आ गया होगा. अगर आ गया तो फटाफट से यस करें ताकि आगे चल पाए. ओके, तो ये तो था सिस एंड ट्रांस बोलते कैसे हैं और सिस एंड ट्रांस आता कब है. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस. Now we will be discussing properties of cis and trans forms. Properties of cis and trans forms. सिस और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, देखो बेटे सिस और ट्रांसफॉर्म की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी देखो बच्चे, ऐसे तो सभी लोग ये पढ़ाते हैं बेटा कि सिस इज मोर स्टेबल, रादर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. ट्रांस is more stable than cis form. cis form के मुकाबले ट्रांस जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ऐसा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि cis is less stable, trans is more stable. और इसका रीजन क्या देखते हैं. जैसे मान लो this is a form, यहां CH3 लगा है और यहां मान लो H लगा है, यहां CH3 लगा है और यहां H लगा है. ठीक, और उसी तरह से यहां CH3 लगा हुआ है बेटे, यहां H लगा हुआ है, यहां पर H लगा है और यहां CH3 लगा है. ऐसे केस में हमें ये पता है कि ये वाली फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है.
और ये वाली फॉर्म हमारे पास कैसी है, ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों बल्कि ग्रुप एक ही साथ आ गए, ये भी यहां पर है और ये भी यहीं पर है, एक ही साइड पर है। जबकि यहां बल्कि ग्रुप्स जो है, एक यहां है, दूसरा बल्कि ग्रुप यहां है, तो यहां पे इसमें आपस में रिपल्शन रहेगी, स्टीरिक स्ट्रेन रहेगा। ठीक, इस पर्टिकुलर सिस फॉर्म में वी विल हैव स्टीरिक स्ट्रेन। आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन कंफर्मेशन में, स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, बल्कि ग्रुप की रिपल्शंस। तो ये बल्कि ग्रुप आपस में रिपेल करेंगे, जबकि हमारे पास ट्रांसफॉर्म मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, एंड बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री दिस ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिस फॉर्म। ऐसा सभी पढ़ाते हैं। पहले बोलो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन तुम खास टीचर के खास स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा इससे आगे जाएंगे। देखो बेटा, ठीक है, इसमें हमें पता चल गया ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। पर अगर मान लो मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक, जिसमें मैं अब कहता हूं कि मेरे पास है, मेरे पास है 3 नाइट्रो ब्यूट 2ene 2ol, ये मॉलिक्यूल है 3 नाइट्रो ब्यूट 2ene 2ol, ऐसा मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल को ध्यान दे, तो ये हो गया हमारे पास CH3COH डबल बॉन्ड CNO2CH3, ये मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या है, 3 पे नाइट्रो, दूसरे पे अल्कोहल है, ये मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इसकी सिस फॉर्म बनाता हूं, तो सिस फॉर्म ऐसे बनाऊंगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3, यहां पे लगा होगा O के साथ लगा है H, यहां लोन पेयर्स है, और यहां पे नाइट्रो का स्ट्रक्चर हम हमेशा ऐसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ऑब्वियसली ऐसा ही नाइट्रो का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? दिस विल बी कॉल्ड एज सिस फॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म। और वेयरएज अगर इसी की ट्रांसफॉर्म बनाना चाहता हूं, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, यहां पे होगा नाइट्रो डबल बॉन्ड O, और यहां पे होगा OH। ठीक, अब ऐसे केस में क्या होता है बेटे, हमारा ये H which is joined to O that can form a hydrogen bond, and इसके सामने क्या आ गया बेटे, O। सो यहां पे आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो यहां बन गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, यानी किलेशन हो गई। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने को क्या बोलते हैं? किलेशन। यहां किलेशन हो गई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। सो यहां पे सिस फॉर्म जो होगी वो ट्रांसफॉर्म के मुकाबले ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, हालांकि ट्रांस इज मोर स्टेबल, बट इस केस में सिस इज मोर स्टेबल। सिमिलरली अगर मैं ये मॉलिक्यूल ऐसा बना देता, CH3 और यहां पे OH, और यहां डबल बॉन्ड CH3, और यहां पे बना देता F। Now F can also form hydrogen bond, and this O can form hydrogen bond over here. Again यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता था सिस फॉर्म में, जबकि इसकी ट्रांसफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रक्चर भले ही सिमेट्रिकल होता, लेकिन उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी चीज नहीं हो सकती थी। तो ऐसे केस में भी हमारे पास सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो ये बात तो क्लियर है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बट इफ there can be intramolecular hydrogen bond,
intramolecular hydrogen bonds in cis form, it is more stable. It becomes more stable. Then it becomes more stable. Are you clear about this? ओके, ये एक स्पेशल केस मैंने आपका डिस्कस किया। किसी के जगह पे किसी भी बुक कॉपी में आपको ये नहीं मिलने का, तो ये तो है ही कि ट्रांस इज मोर स्टेबल, +1 में तो यही पढ़ेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल, बट साथ में ये ध्यान रखेंगे अगर कभी सिस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके और किलेशन हो सके तो सिस बिकम्स मोर स्टेबल देन ट्रांस। तो ये पहला हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी का केस। उम्मीद करता हूं स्टेबिलिटी का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। So let me discuss property number 2. See, अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करता हूं तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास आएगी बेटा, जिसको हम लोग कहेंगे पोलैरिटी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई पोलैरिटी। पोलैरिटी की बात करते हैं। अब बेटा पोलैरिटी में भी ये कहा जाता है कि cis is more polar than transform ट्रांसफॉर्म के मुकाबले cis ज्यादा पोलर होती है। ज्यादातर लोग तो यही पढ़ाएंगे। क्यों? सिंपल सी बात होगी कि मान लो अगर मेरे पास CH3, यहां C, यहां मान लो COOH है, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां COOH है और यहां CH3 है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक, और सिस फॉर्म हो गई CH3C, डबल बॉन्ड C, यहां CH3, यहां COOH और यहां पे भी COOH। ऐसे केस में क्या हुआ कि COOH जो है उसका -R इफेक्ट होता है। -R यानी विड्रॉइंग होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो दो डायपोल ऑपोजिट होंगे और ये दो डायपोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। तो mu इज अप्रोक्सीमेटली 0, नॉट एग्जैक्टली 0 बट अप्रोक्सीमेटली 0। ऑन द अदर हैंड इस केस में ये इस साइड आया और ये भी इस साइड आया और ये देने वाले ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, इसका डायपोल भी इस साइड को होगा, तो नेट डायपोल डाउनवर्ड आ जाएगा बेटा जी, नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ जाएगा और ऐसे केस में mu बिकम्स मोर देन 0। तो क्योंकि ये सिस फॉर्म थी और ये ट्रांसफॉर्म थी, हमें यहां से समझ में आया कि सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाती है, जो कि सिस के केस में नहीं करती है, इसलिए सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। बोलो, इज इट क्लियर? लेकिन अब बेटे अश्विनी सर स्पेशल है ना, देखो बेटे, नाउ इफ two groups with different R effects, if two groups with different R effects are joined, then trans is more polar than cis form। ठीक, मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये होगा कि मान लो CH3C, डबल बॉन्ड C, यहां पे OH है और यहां NO2 है मान लो, और यहां CH3 है। अब ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म है। और वहीं पर अगर यहां पर CH3, यहां C डबल बॉन्ड, यहां पे बेटे हमारे पास CH3 और यहां NO2 और यहां OH है, ठीक है जी। तो इस केस में भी बेटे हमारे पास
ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये ट्रांस फॉर्म हो गई, ठीक, और ये सिस फॉर्म हो गई। लेकिन बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां नाइट्रो का -R इफेक्ट है, जबकि अल्कोहल का +R इफेक्ट है। तो नाइट्रो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये OH इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन दोनों के डायपोल एड ऑन हो जाएंगे और नेट डायपोल ऐसा रहेगा, रिजल्टेंट इस साइड आ जाएगा। जबकि इसमें ये अपनी तरफ खींचेगा और ये इधर देगा, तो डायपोल यहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में ट्रांस बिकम्स मोर पोलर देन दैट ऑफ सिस। तो ऐसे केस में ट्रांस की पोलैरिटी सिस से ज्यादा हो जाती है। कब होती है, जब दो ग्रुप ऐसे हो जिनके R इफेक्ट डिफरेंट हो, +R और -R हो। ऐसे केस में हमारे पास ट्रांस बिकम्स मोर पोलर देन दैट ऑफ सिस। बोलो, इज इट क्लियर? ओके बेटा, अब ये तो हो गई पोलैरिटी। तो ये पोलैरिटी को हमने डिस्कस किया, ये लल्लू लोग पढ़ाएंगे, ये सिर्फ आप पढ़ेंगे, ठीक बेटा जी। देखो सिंपल है स्नेहा, कि हमारे पास NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देगा, तो दोनों एरो एक ही साइड को आए कि नहीं आए? दोनों एक साइड को आए तो एड ऑन होंगे ना। अगर एड ऑन होंगे तो इसका नेट रिजल्टेंट इस साइड रहेगा। जबकि यहां पे ये इस साइड दे रहा है, ये इस साइड दे रहा है, ऑपोजिट है ये दोनों एरोज, तो कुछ डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी। इस वजह से ट्रांस बिकम्स मोर स्टेबल देन मोर पोलर देन सिस। हालांकि आपको सिर्फ यही बताया जाएगा, मैंने आपको स्पेशल केस भी इसका जरूर बताया है बेटा। तो उम्मीद करता हूं पोलैरिटी भी आपको उसी तरह क्लियर हो गई जिस तरह से आपको स्टेबिलिटी क्लियर हो गई थी। अब पोलैरिटी के बाद अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा। बेटे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटे, बॉइलिंग पॉइंट in organic compounds generally depend upon van der Waal forces of attractions. It generally depend upon van der Waal forces of attractions, as well as there can be certain forces like dipole-dipole attraction. तो इसलिए जो ज्यादा पोलर होगा, more polar have more dipole-dipole forces, dipole-dipole forces, ठीक। मोर पोलर जो होगा उसकी डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, और डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, देयरफॉर मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बेटे, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि सिस की पोलैरिटी लोग ज्यादा मानते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis is more than that of trans, as cis is considered to be more polar and therefore boiling point of cis form is more than that of trans. बट यहां तो सर ने पोलैरिटी भी चेंज कर दी थी, तो यहां पे भी वही बात, क्या कि इफ two different groups, two groups having opposite R effect, having opposite R effect, ठीक, then trans is more polar, then trans is more polar and therefore boiling point of trans is more, then boiling point of trans is more, ठीक है जी। जैसे अभी आपने डिस्कस किया था मेरे साथ
कि यहां मान लो C डबल बॉन्ड C, यहां मान लो CH3 है, और यहां मान लेते हैं CHO है, और यहां मान लेते हैं हमारे पास OCH3 है, और यहां पे CH3 है. सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, दिस इज डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्म. ठीक है जी. और वहीं पर अगर इसकी सिज बनाऊंगा तो सिज ऐसी होगी CH3C, और यहां पर CHO, और डबल बॉन्ड CH3 ऊपर, और यहां पे OCH3 नीचे. ठीक. अब इस केस में हम ये अच्छे से जानते हैं कि CHO का -R होगा और OCH3 का +R होगा. तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसको देगा, तो इसकी पोलैरिटी mu इज ग्रेटर, mu इज ग्रेटर. वेयरएज इस केस में ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. सो यहां पे mu इज लेस, यहां पे mu इज डायपोल मूवमेंट इज मोर. तो यहां ट्रांसफॉर्म की डायपोल मूवमेंट आप देख रहे हैं कि सिस से ज्यादा आ गई है. तो ऐसे केस में डेफिनेटली ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट सिस से ज्यादा हो गया, जबकि लोगों की घड़ी यहीं पर अड़ी रहेगी, तुम इससे आगे जाओगे. ठीक. कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स ऑपोजिट आर इफेक्ट वाले होते हैं तो ट्रांस इज मोर पोलर देन दैट ऑफ सिस, एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर. बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया. पर एक और केस, यहीं पर एक और केस समझो. इफ there can be intramolecular hydrogen bond in cis, intramolecular hydrogen bond in cis, then trans will form, then trans can form intermolecular hydrogen bonds, intermolecular hydrogen bonds. Therefore, boiling point of trans becomes more than cis. सर इसका मतलब समझाओ. देखो बेटे, मान लो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3, ठीक, और यहां पर हमारे पास मान लो CH3, और यहां पे OH, और यहां वही ले लेते हैं, नाइट्रो ले लेते हैं. ठीक. ये नाइट्रो. अब ये कौन सी फॉर्म है बेटे? बच्चे सिस फॉर्म है. सो दिस इज अ सिस फॉर्म. ठीक. ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे बेटे OH, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O है. ठीक है जी. ऐसे केस में हमारे पास यहां तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यानी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जबकि ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में एंगेज हो सकता है. जब किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में एंगेज होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा, और इस वजह से इस केस में ट्रांस में क्या पाई जाएगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां पे क्या पाया गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. जबकि इसमें क्या बनेगा? ये इधर कहीं बॉन्ड बनाएगा इसके किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. अगर बेटे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो आप ये जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा. अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा, क्या उड़ने देगा? नहीं उड़ने देगा. तो ऐसे केस में भी हमारे पास सिस फॉर्म जो होगा, भले पोलर ज्यादा होती हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा. तो ये दो स्पेशल केस अलग से ना तो आपको कहीं मिलने वाले बुक में, ना किसी के नोट्स में. ये सिर्फ तुम्हारे अपने पॉइंट्स हैं. एंड बिलीव मी, क्वेश्चन आते हैं तभी पढ़ा. ठीक. क्लियर? ओके. अब ये जो पॉइंट हमने पढ़े, ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया. अब बॉइलिंग पॉइंट से अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा.
बॉइलिंग पॉइंट से अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मेल्टिंग पॉइंट। देखो बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट है डेफिनेटली फोर्सेस पर तो डिपेंड करता ही करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइट पैकिंग। सो बेसिकली ये जो होता है मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन tightly packed structure, tightly packed structures। क्यों बेटा? मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की बात है और सॉलिड में पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जितना टाइटली पैक होंगे उसके आसपास उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से बेटे हमारे पास जनरली क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे बेटे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक है ब्यूट टू इन, ठीक, ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन मैंने ऐसे बनाया, ये सिस फॉर्म है ब्यूट टू इन की। क्या है? सिस ब्यूट टू इन। वहीं पर इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो ट्रांसफॉर्म ऐसी होगी, ठीक। दिस इज ट्रांसब्यूट टू इन, ट्रांसब्यूट टू इन। क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो बहुत टाइटली पैक होंगे। कैसे? इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल मैंने और बना दिया ऐसे, ये कोई और मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं ब्यूटीन का। जबकि अगर इसके ऊपर बनाऊंगा तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा, अगला रेड वाला उससे ऊपर, तो क्या ये टाइटली पैक होगा? ये टाइटली पैक नहीं होगा, जबकि ये टाइटली पैक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बिकॉज ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, therefore more tightly packed, more symmetrical structure, therefore more tightly packed, tightly packed। और टाइटली पैक होने से बहुत सारे मॉलिक्यूल पास, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ज्यादा, एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। देखो बेटे, आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब सब्जेक्टिव है तो क्वेश्चन आ सकता है, कहा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर, whereas boiling point, melting point of trans is more, ठीक। why? यानी ऐसे बोल दिया, ब्यूट टू इन का एग्जांपल दे दिया, बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन is more, whereas boiling point of trans but to in is more। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, ऐसा क्यों है? तो आप बोलोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, dipole dipole attraction, and as cis is more polar, therefore more boiling point, ठीक। on the other hand melting point जो होगा that depends upon tight packing, depends upon tight packing,
tight packing, and trans is symmetrical structure, and trans is symmetrical structure, therefore tightly packed, hence melting point of trans is more. बोलो बेटे, क्लियर और नॉट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? पर ये अर्ध सत्य, अधूरा सत्य है, ठीक? क्योंकि सर ने तो यहां तक भी बोल दिया कि सिस का आपको बता दिया ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखो बेटे, हम ये तो पढ़ लिए, ये लिख लिया बेटा आपने, ये वाला लाइन मिटाना है मुझे, ओके। अब देखो बेटे, अब अश्विनी सर स्पेशल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली आपने पढ़ा ट्रांस का ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ट्रांस का इसलिए ज्यादा क्योंकि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल, देयरफॉर मोर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। बट बेटा स्पेशल पॉइंट नंबर 1, पहला स्पेशल पॉइंट, if we have very bulky group like tertiary butoxides, if we have very bulky groups like tert butoxide, अगर हमारे पास बहुत बल्कि ग्रुप है जैसे कि टर्शियरी बुटॉक्साइड, then cis will be more tightly packed, having more melting point, जैसे समझो बात को, मान लो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल है। अब इसका सिस एंड ट्रांस बनाना है, अगर मैं इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन से बना दूं तो बेटे मेरे पास ये कुछ इस तरह का ग्रुप बनेगा, ठीक है जी, क्लियर? और जब किसकी ट्रांस बना दूं तो ट्रांस ऐसे बनेगी, बोलो ये क्लियर हो रहा है भाई? ठीक। अब देखो बेटे, ऐसे केस में क्या हुआ कि बल्क सारा का सारा एक साइड पे है, आपस में रिपेल तो कर रहा है पर बल्क सारा का सारा एक साइड पे है, तो कम से कम एक साइड से तो पैकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कम से कम एक साइड से तो पैकिंग होगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे भी बल्क है और यहां पे भी बल्क है, ना पैकिंग यहां से हो पाई ना पैकिंग यहां से हो पाई, दोनों साइड से पैकिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बल्क दोनों साइड है तो दोनों साइड से पैकिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केस में cis will become more tightly packed and hence the boiling point of cis in this case will become, melting point of cis in this case becomes more than that of trans। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? अगर टर्शियरी ब्यूटाइल की तरह, ये ब्यूटॉक्साइड लिखा मैंने, आप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लिख लो, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक, ब्यूटॉक्साइड भी हो सकता था बड़ा कोई ग्रुप, तो हम ये बोल सकते हैं इफ वी हैव बल्की ग्रुप लाइक टर्ट ब्यूटाइल देन cis will be more tightly packed because कम से कम उसमें बल्क एक ही साइड को रह जाता है, दूसरी साइड से पैकिंग हो सकती है, जबकि इसमें दोनों साइड ही पैकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, तो ये इतना टाइटली पैक नहीं होता है। इसलिए ऐसे केस में cis का मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन ट्रांस। उम्मीद करता हूं ये स्पेशल पॉइंट समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस, ये स्पेशल पॉइंट हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मोर ओवर
Yes. Moreover, if there can be intermolecular hydrogen bonding, then also cis can be, you can say, easily forming hydrogen bond. So obviously वो भी उस केस में भी हो सकता है, लेकिन ये मेजर केस है जहां पे ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बेटे मेल्टिंग पॉइंट में भी आपने ये पढ़ लिया कि कहां पे एक्सेप्शन होती है। जो तो सिंपल पढ़ लिया वो तो सभी पढ़ते हैं, पर एक खास पॉइंट खास आदमी खास बच्चों के थ्रू ही होगा। सो उम्मीद करता हूं मेल्टिंग पॉइंट क्लियर और नॉट, यस और नो, जल्दी। थैंक यू बेटे। आगे देखिएगा अगली बात। अब अगली बात है सॉल्युबिलिटी। अगली बात है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से ट्रांस में आती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, जब कभी तुम्हें सॉल्युबिलिटी बोला जाए तो इसका मतलब समझ लेना सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अनटिल अनलेस इसको मेंशन नहीं किया गया कौन से सॉल्वेंट में है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा गया है हमसे। दिस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक। अब बेटा ऑब्वियसली वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर चीज होगी वो ज्यादा आसानी से डिसॉल्व होगी। तो इस केस में हम जनरली ये कह देते हैं कि solubility of cis is more than trans. Solubility of cis is more than trans, क्योंकि लड्डू लोग पढ़ाते ही ये हैं कि cis जो है ये मोर पोलर है, और जो जितना पोलर होगा उसका उतनी वाटर के साथ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। पर सर ने तो पहले ही बता दिया भाई कि पोलैरिटी कई बारी होती नहीं सिस की ज्यादा, ट्रांस की ज्यादा होती है, तो इसमें भी दो केस आ जाएंगे बेटा। ये तो ठीक है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस एज सिस इज मोर पोलर, पर ये तो छोटे बच्चों को बताया गया, ठीक। आप समझिए दो केस। केस नंबर 1, वही बात, इफ टू ग्रुप्स having opposite R effect, having opposite R effect, if two groups having opposite R effect, if two groups having opposite R effects are joined, then first thing is trans becomes more polar, and therefore having more solubility. बेटा ये बात आपको पहले भी मैंने बता दी, दोबारा भी बता दी है कि जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ CH3 है। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, इजंट इट? दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, ये एक ट्रांसफॉर्म है। और वहीं पर अगर इसकी सिस फॉर्म बनाना चाहूंगा तो सिस फॉर्म इसकी ऐसी बन जाएगी CH3C डबल बॉन्ड C CH3 और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां NH2। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा सिस फॉर्म, ठीक है। और हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका -R है, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसका +R है ये देगा, इसका -R ये खींचेगा और ये देगा। तो बेटा ऐसे केस में अगेन ट्रांस इज मोर पोलर देन दैट ऑफ सिस। ऐसे केस में ट्रांस इज मोर पोलर देन दैट ऑफ सिस। ऐसे केस में ट्रांस की पोलैरिटी सिस से हमेशा ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। और पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, इस वजह से इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। एक सेकंड केस देखते हैं बेटा। इफ इन सिस
intramolecular hydrogen bond takes place. Intramolecular hydrogen bond takes place. Then again, trans will be more soluble. In water, क्योंकि solubility हम water में ही कहते हैं. जैसे बेटे अगर वही बात हम करें कि हमारे पास यहां पे C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 और यहां पर NH है, ठीक, और यहां पे बेटे मान लो N डबल बॉन्ड O है, यहां CH3 है, तो ये सिस फॉर्म है. दिस इज अ सिस फॉर्म, isn't it? OH लगा लो चाहे NH2 लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो ऐसे केस में हमारे पास इसमें आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा. है ये सिस फॉर्म है. अगर इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं इसको ताकि आपको दिक्कत ना रहे. यहां पे मैंने CH3 जोड़ दिया है इसके साथ, ठीक, और वहीं पर अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाता हूं CH3C डबल बॉन्ड C, यहां NCH3 और H, ठीक, और यहां पे बना देते हैं N डबल बॉन्ड O और यहां CH3, ठीक. अब ये कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है. तो बेटा ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा और यहां से भी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकेंगे. तो ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. समझ में आई बात कि नहीं? तो कहने का मतलब ऐसे केस में भी यहां पे बना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस वाज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. और जबकि यहां पे क्या बना रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर with water. Intermolecular hydrogen bonds with water, ठीक. ऐसे केस में भी ट्रांस इज मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ सिस. ऐसे केस में भी ट्रांस की सॉल्युबिलिटी सिस से ज्यादा हो जाती है. तो बोलो बेटे ये स्पेशल केस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक. So this was the properties of cis and trans. Now please match your copies with others. ठीक, उनको वो सिर्फ पहले वाली रटवाई हुई चीजें हैं. हमने चीजों को रट्टा नहीं मारा है, हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है. हमने ये नहीं देखा कि हाँ जी स्टेबिलिटी कैसे होती है, हमने ये नहीं देखा कि स्टेबिलिटी हाँ जी उसकी ट्रांस की ज्यादा है. हमने ये देखा कि स्टेबिलिटी के क्या रीजन हो सकते हैं और उसमें से हमने एक्सेप्शन भी ढूंढ निकाली. पोलैरिटी के क्या रीजन हो सकते हैं, उसके एक्सेप्शन भी देख ली. ठीक, तो आप जो चीजें जानते हैं यहां कोई नहीं जानता, बिकॉज किसी की भी बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा, किसी के नोट्स में ऐसा नहीं लिखा होगा. दिस ओनली यू विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर नॉलेज. आर यू क्लियर? So this was all about cis and trans forms. तो cis and trans form, इसका cis and trans system in geometrical isomerism हमने खत्म कर दिया.